चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। दोस्तों एक सीधा सा सवाल आप लोगों से पूछता हूं, जब आप वोट डालने जाते हैं तो बटन दबाते हैं, एक बिप की आवाज आती है, हरी बत्ती जलती है और आप बाहर निकल आते हैं, बस। इसके बाद क्या होता है, आपका वोट कहां जाता है, किसके खाते में जुड़ता है, ये आपको पता है क्या? नहीं पता है। और सच बताऊं, किसी को भी नहीं पता है। यही वो सवाल है जिसने आज पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है, और इस बहस के केंद्र में है वो मशीन जिसका नाम है ईवीएम। धर्मेंद्र प्रधान को हटवाने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि अगला निशाना ईवीएम है। हाँ जी, ईवीएम, वही मशीन जिसे लेकर के पिछले कई सालों से बहस चल रही है, वही मशीन जिस पर हर चुनाव के बाद उंगली उठती है, वही मशीन जिसे लेकर के विपक्ष के नेता कभी शोर मचाते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग है। अब सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही है, अब कस्में खाई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जब तक इस देश में ईवीएम है तब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, और ये बात कोई हल्की बात नहीं है, ये वो बात है जिसे सुनकर के सरकार के कान खड़े हो गए हैं। और रही बात जो साथी को लिख रहे ईवीएम, उनको लेके हम लोग तैयार हैं। ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, और नौजवानों को उनका हक अधिकार भी दिलाएंगे, अच्छी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था भी लागू कराएंगे, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा भी करेंगे, उनको सुरक्षित भी करेंगे, उनको शक्ति भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जौहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। दोस्तों ईवीएम का मामला दिखने में जितना तकनीकी लगता है, अंदर से उतना ही राजनीतिक है। बात यह है कि जिस मशीन के भरोसे पूरा देश अपना भविष्य तय कर रहा है, अगर उसी मशीन पर भरोसा न हो तो फिर बाकी सब बातें बेमानी हो जाती है। आप कुछ भी बोले, कुछ भी लिखिए, कुछ भी करिए, अगर आखिर में मशीन ही सब कुछ तय करेगी तो आपकी सोच का, आपकी मेहनत का, आपकी जागरूकता का मतलब क्या रह जाता है? शून्य। और यही डर आज उस आदमी के मन में बैठ रहा है जो सोच समझ करके वोट देना चाहता है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही है वो सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान भी बचाएंगे, नौजवानों को उनका हक भी दिलाएंगे, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा भी दिलाएंगे, और बहन बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे। यानी एक ही झटके में पूरा एजेंडा सामने रख दिया है। लेकिन इस पूरे एजेंडे में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ईवीएम, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक चुनाव की व्यवस्था ही पारदर्शी नहीं होगी तब तक बाकी कोई भी वादा पूरा नहीं हो सकता है। सारे वादे तभी सच होंगे जब सरकार जनता की चुनी हुई होगी, और जनता की चुनी हुई सरकार तभी बनेगी जब वोट सही जगह पहुंचेगा, और वोट सही जगह तभी पहुंचेगा जब गिनने का तरीका भरोसेमंद होगा। यह पूरा एक चक्र है, और इस चक्र की चाबी है ईवीएम। दोस्तों इसी बीच सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक सर्वे करवाया। सोशल मीडिया पर एक सीधा सवाल पूछा गया कि क्या ईवीएम हटनी चाहिए, और जवाब जो आया वो चौंकाने वाला था। 95% लोगों ने कहा कि हटनी चाहिए, सिर्फ 5% लोगों ने कहा नहीं। अब ये 5% जो लोग कौन हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इनमें से कुछ तो शायद गलती से क्लिक कर बैठे होंगे, और बाकी वो हैं जिनकी दुकान इसी मशीन के भरोसे चल रही है। बाकी 95% लोग साफ कह रहे हैं कि इस मशीन से हमारा मन उचट गया है। और ये 95% कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उस भरोसे की मौत है जो कभी इस मशीन पर था। और अभिजीत दीपके ने आगे बढ़कर के एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएंगे जो सरकार पर लगातार दबाव बनाएगा। चीजें हैं जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए, और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। यही वो सवाल है जो आज हवा में तैर रहा है। दोस्तों अब जरा उपचुनाव की बात करते हैं। बिहार के बांकीपुर में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश के दतिया में चुनाव हुआ। बांकीपुर से प्रशांत किशोर की पार्टी ने जीत दर्ज की, दतिया में कांग्रेस के घनश्याम जी जीते। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार जीत के बाद ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठा। किसी ने नहीं कहा कि मशीन में गड़बड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि ईवीएम खराब है तो हमेशा खराब है, ये जीत हार के हिसाब से कैसे बदल सकती है? जब जीत जाते हैं तो मशीन अच्छी, जब हार जाते हैं तो मशीन खराब, ये कैसा तर्क है?
ये वैसा ही है जैसे परीक्षा में पास हो गए तो पेपर आसान था, फेल हो गए तो पेपर मुश्किल था। बच्चे भी अब इस तरह की बहानेबाजी नहीं करते जितना हमारे नेता करते हैं। दोस्तों, अब सवाल प्रशांत किशोर पर भी है। प्रशांत किशोर जीत गए, बहुत अच्छी बात, मुबारक हो, लेकिन क्या अब वो ईवीएम पर बोलेंगे? क्या अब वो इस मुद्दे को उठाएंगे, या फिर वो भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे जहां जीत के बाद मशीन अच्छी लगने लगती है? दोस्तों, प्रशांत किशोर को अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग तरह की राजनीति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें व्यवस्था बदलनी है, तो व्यवस्था बदलने की शुरुआत तो चुनाव व्यवस्था से ही होगी। अगर चुनाव व्यवस्था ही सही नहीं है तो बाकी बदलाव कैसे होगा? इसीलिए उन्हें बताना चाहिए कि वो ईवीएम के पक्ष में हैं या बैलेट के पक्ष में। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प बात है, आपने कभी गौर किया होगा कि जहां जहां बड़ा चुनाव होता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, वहां सत्ताधारी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब उपचुनाव आता है तो सत्ताधारी पार्टी अक्सर हार जाती है। अब ये देख करके एक आम आदमी को लगेगा कि वाह, कितनी निष्पक्षता के साथ व्यवस्था चल रही है, हार जीत होती रहती है। लेकिन जानकार लोगों का कहना कुछ और ही है। वो कहते हैं कि उपचुनाव में जानबूझ करके हार जीत होने दी जाती है ताकि ये संदेश जाए कि देखो, मशीन तो निष्पक्ष है, हारने वाले भी जीतते हैं, यानी छोटी मछली छोड़ दो, बड़ी मछली अपनी झोली में डाल दो। ये एक तरह का लॉलीपॉप है जो विपक्ष को थमा दिया जाता है और विपक्ष खुशी खुशी उस लॉलीपॉप को चूसता रहता है और बीच में सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सबको कोई ना कोई फायदा है। दोस्तों, अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। हमारा चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो कभी बहुत सम्मानित हुआ करती थी। टीएन शेषन का नाम आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को असली शक्ति दिखाई थी, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने लाइन में खड़ा किया था। लेकिन आज का चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये सब जानते हैं। ज्ञानेश कुमार जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका रुख साफ है, कहते हैं कि चुनाव ईवीएम से ही होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराने में महीनों लग जाएंगे, गिनती में समय बर्बाद होगा, पूरा देश रुक जाएगा। यानी सुनकर के लगता है जैसे बैलेट पेपर लाते ही देश की जीडीपी जमीन पर आ जाएगी। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी शायद ये भूल जाते हैं कि उपचुनाव के नतीजे 10-12 घंटे में आ जाते हैं। बांकीपुर के नतीजे 10 घंटे में आए, दतिया के नतीजे भी उतनी ही जल्दी आ गए हैं। तो जब 10 घंटे में नतीजे आ सकते हैं तो बैलेट पेपर से भी तो 1-2 दिन में आ ही जाएगा। 1-2 दिन ज्यादा लगने से क्या पहाड़ टूट जाएगा? और वैसे भी लोकसभा चुनाव खुद ही 7 चरणों में महीनों तक चलता है। अप्रैल में शुरू होता है, जून में जाकर के खत्म होता है। तो जब चुनाव खुद इतना लंबा है तो गिनती में 1 हफ्ता ज्यादा लग गया तो कौन सी आफत आ जाएगी? लेकिन नहीं, आयोग को तो मशीन से मोहब्बत है और ये मोहब्बत ऐसी है जो टूटती ही नहीं है। जब भी कोई मशीन पर सवाल उठाता है, आयोग तिलमिला जाता है, जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछने वाले को डांटता है, कहता है कि आप मशीन पर उंगली मत उठाइए। भाई, उंगली नहीं उठाए तो क्या करे? क्या भजन गाए? दोस्तों, पूरी दुनिया की बात करें तो हैरानी होगी कि जर्मनी में ईवीएम बैन है, नीदरलैंड में बैन है, आयरलैंड में अरबों रुपए खर्च करके मशीनें खरीदी थी, फिर सब कबाड़ में डाल दी गई। अमेरिका में कई राज्य बैलेट पेपर की तरफ लौट चुके हैं। जापान बैलेट से चुनाव कराता है, ब्रिटेन बैलेट से चुनाव कराता है, फ्रांस बैलेट से चुनाव कराता है। यानी दुनिया में जितने भी बड़े लोकतंत्र हैं वो सब बैलेट पर आ चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम मशीन को गले लगा करके बैठे हैं और ऊपर से दावा भी करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े हैं। ये तो ठीक है, पर सबसे भरोसेमंद भी हैं क्या? ये पूछने की हिम्मत हमारे यहां किसी में नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लगी हुई हैं। कई लोगों ने अर्जी दी है कि मशीन की गहन जांच होनी चाहिए, विश्वसनीयता पर विचार होना चाहिए। लेकिन वो याचिका कहां पड़ी है ये भी बात बता देता हूं, धूल की मोटी परत के नीचे पड़ी हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तारीख मिलती है, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर मिलती है, फिर आगे बढ़ जाती है, जैसे कोई लुका छुपी का खेल चल रहा हो। और इसमें छिपाने वाला कोर्ट है और ढूंढने वाली जनता। लेकिन जनता कब तक ढूंढेगी? एक दिन तो थक ही जाएगी, और जिस दिन जनता थक जाएगी उस दिन लोकतंत्र भी थक जाएगा। दोस्तों, अब बीजेपी की बात करें, यह बड़ी दिलचस्प कहानी है। याद है वो दिन जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब बीजेपी के बड़े बड़े नेता ईवीएम पर सवाल उठाते थे, किताबें लिखी जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मशीनों को हैक करके दिखाया जाता था, कहा जाता था कि ये मशीन भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन आज वही बीजेपी सत्ता में है और आज मशीन में कोई खामी नहीं दिखती। आज सब कुछ पारदर्शी है, आज सब कुछ ठीक है। ये कैसा जादू है दोस्तों? कल तक जिस मशीन को दुश्मन कहते थे, आज वही मशीन दोस्त बन गई। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी की कहानी नहीं है, ये भारत की हर बड़ी पार्टी की कहानी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसे मशीन प्यारी थी, आज विपक्ष में है तो बैलेट की याद आ रही है।
सपा बसपा टीएमसी सबकी यही कहानी है। सत्ता में हो तो मशीन प्यारी, विपक्ष में हो तो बैलेट प्यारा। ये हमारे नेताओं का जन्मजात स्वभाव है, इसे बदलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, बीएसपी की मुखिया मायावती जी लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाती रहती हैं, कई बार बोल चुकी है कि मशीन में गड़बड़ी है। अखिलेश यादव भी अक्सर बोलते हैं, हर हार के बाद कहते हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी भी कई बार ये बात कह चुके हैं, ममता बनर्जी बोलती हैं, स्टालिन बोलते हैं, केजरीवाल कभी कभी बोल जाते हैं। यानी लगभग हर बड़ा विपक्षी नेता इस मुद्दे पर बोल चुका है। लेकिन बोलने और करने में बहुत फर्क है। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से हो। करने के लिए एक साथ खड़ा होना पड़ता है, लेकिन विपक्ष एक साथ खड़ा नहीं होता। हर नेता अपनी अपनी बालकनी में चिल्ला रहा है। कोई कहता है ईवीएम हटाओ, कोई कहता है बैलेट हटाओ, कोई कहता है वीवीपैट बढ़ाओ, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर हैं। कोई एक मंच पर आने को तैयार नहीं। यह विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही कमजोरी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक विपक्ष बिखरा हुआ है तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले में क्या हुआ ये भी देखिए। जब जंतर मंतर पर कॉकरोच इकट्ठा हुए, जब लोगों ने आवाज उठाई, जब दबाव बढ़ा तो सरकार को झुकना पड़ा। एक बड़े मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। यानी यह साबित हो चुका है कि अगर दबाव बनाया जाए तो सरकार भी झुकती है, मंत्री भी हटते हैं। तो फिर ईवीएम पर दबाव क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, बस मन बनाने की देर है, बस एकजुट होने की देर है। लेकिन यह मन कब बनेगा, यह एकजुटता कब आएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या वाकई ईवीएम हट पाएगी। मेरी नजर में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार इसे हटाना नहीं चाहती, चुनाव आयोग इसे हटाना नहीं चाहता और विपक्ष एकजुट नहीं है। तीनों तरफ से मुसीबत है। ऐसे में ये लड़ाई लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, इतिहास गवाह है, जब जब जनता एकजुट हुई है तब तब बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, जब लोग सड़क पर उतरे हैं तब सरकारें झुकी है। और अब चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई है, अभिजीत दीपके ने साथ देने का ऐलान किया है। हो सकता है कल कोई और भी साथ आ जाए, हो सकता है परसों पूरा विपक्ष जाग जाए, हो सकता है जनता खुद ही सड़क पर उतर आए। संभावनाएं बहुत है, बस उन्हें साकार होना है। दोस्तों, एक कड़वी बात बता दूं, हमारे विपक्षी नेताओं का इतिहास ऐसा रहा है कि वो एकजुटता के नाम पर पहले 5 मीटिंग करते हैं, फिर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर एक फोटो सेशन करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। असली काम कुछ नहीं होता। कहते हैं कि हम एक हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही आपसी लड़ाई। कोई किसी की तारीफ करता है तो किसी को बुरा लगता है, कोई किसी की बुराई करता है तो कोई खुश होता है। ये बचकाना खेल कब तक चलेगा? जब तक ये खेल चलेगा तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और सरकार को यह बात बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए सरकार बेफिक्र है, जानती है कि विपक्ष कभी एक नहीं होगा और जब तक एक नहीं होगा तब तक ईवीएम भी नहीं हटेगी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि विपक्षी नेताओं की भीतर ही भीतर सरकार से सेटिंग है। कुछ कहते हैं कि सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई फायदा मिल जाता है, कहीं कोई राज्य मिल जाता है, कहीं कोई पद मिल जाता है, कहीं कोई सीट मिल जाती है। बस मुंह बंद कर लो। ये पूरा खेल बहुत गहरा है दोस्तों। ऊपर से जो दिखता है वो असल में होता नहीं है और अंदर जो होता है वो कभी बाहर नहीं आता। इसीलिए जनता को हमेशा धोखा मिलता है। जनता सोचती है कि मेरा नेता मेरे लिए लड़ रहा है, लेकिन असल में नेता अपने लिए लड़ रहा होता है, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा होता है, अपने पद के लिए लड़ रहा होता है, अपने पैसे के लिए लड़ रहा होता है। जनता तो बस एक मोहरा है इस पूरे खेल में। दोस्तों, यहीं पर एक और बात कहना चाहता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मशीन बदल दी भी जाए तो क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार तो वैसे ही रहेगा, नेता तो वैसे ही रहेंगे, सिस्टम तो वैसा का वैसा ही रहेगा। बात कुछ हद तक सही भी है। एक झटके में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन दोस्तों ये पहला कदम तो होगा और हर बड़ा बदलाव पहले एक कदम से शुरू होता है। अगर आपका वोट सही जगह पहुंचेगा तो आपको वो सरकार मिलेगी जिसे आप चुनना चाहते हैं, और अगर वो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो आप उसे हटा सकेंगे। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपके वोट की कीमत हो, आपकी पसंद का सम्मान हो। और ये सब तभी होगा जब सिस्टम भरोसेमंद होगा, और सिस्टम भरोसेमंद तभी होगा जब चुनाव पारदर्शी होगा। दोस्तों, अब वापस चंद्रशेखर आजाद पर आते हैं। उन्होंने कसम खाई है कि ईवीएम को हटा करके रहेंगे, लेकिन अकेले चंद्रशेखर आजाद क्या कर लेंगे? उनके पास कितना जनाधार है, कितना संगठन है, कितना ताकत है, ये सब जानते हैं। अकेले चल करके वो एक बड़े जन आंदोलन को हवा तो दे सकते हैं, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचाना उनके अकेले के बस की बात नहीं। इसीलिए उन्हें साथ चाहिए, और ये साथ बड़ी पार्टियों से मिलना चाहिए। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, डीएमके, हर बड़ी पार्टी को साथ आना होगा, तभी ये लड़ाई किसी नतीजे तक पहुंचेगी। अभिजीत दीपके ने भी अपनी पूरी तरह से आवाज़ उठाई है, लेकिन उनका संगठन भी अभी नया है, अभी बड़ा नहीं है, तो उन्हें भी साथ चाहिए। यानी बिना विपक्ष एकजुटता के ये लड़ाई
पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों बहरहाल एक बात तो तय है कि सवाल तो उठ ही रहे हैं। 95% लोग सर्वे में कह रहे हैं कि मशीन हटानी चाहिए। जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, सोशल मीडिया पर हर रोज बहस हो रही है, यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं, ट्विटर पर हैशटैग चल रहे हैं, यानी माहौल बन रहा है। बस इस माहौल को मूवमेंट में बदलना है और ये काम अकेले किसी एक नेता का नहीं है, ये काम पूरे विपक्ष का है, पूरे समाज का है, पूरे देश का है। अगर हम सब मिलकर के आवाज उठाएंगे तो सरकार सुनेगी, अगर हम चुप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों जाते जाते कुछ सवाल आप पर छोड़ जाता हूं। क्या आपको लगता है कि इस देश से ईवीएम हट पाएगी? क्या आपको लगता है कि विपक्ष कभी एक मंच पर आ पाएगा? क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ये लड़ाई लड़ पाएंगे या फिर उन्हें भी थका दिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि जीत के बाद विपक्ष का मुंह हमेशा बंद हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा आपका है, मेरा है, हम सबका है। ये मुद्दा हमारे बच्चों के भविष्य का है, ये मुद्दा हमारे देश के लोकतंत्र का है। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारी संतानें हमसे पूछेंगी कि जब मौका था तब आप क्यों नहीं बोले। इसलिए बोलिए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जिस दिन हम बोलना बंद कर देंगे उस दिन लोकतंत्र भी बोलना बंद कर देगा और वो दिन इस देश के लिए बहुत भारी दिन होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।